चंदनपुर गांव में मदन नाम का एक गरीब लड़का अपने बूढ़े दादा के साथ रहता था। सुबह होते ही वो जंगल चला जाता, लकड़ियां काटता, फिर उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह घर का खर्च चलाता। कपड़े पुराने थे, घर टूटा हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक चीज बाकी सबसे अलग थी, उसकी तेज बुद्धि। गांव वाले अक्सर गरीब जरूर है, मगर उसका दिमाग बड़े बड़ों को घुमा सकता है। एक दिन सुबह सुबह मदन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसकी नजर झाड़ियों के बीच पड़े एक चमड़े के थैले पर गई। उसने आसपास देखा और धीरे से थैला उठाकर खोला। अंदर चांदी के सिक्के, नोट और कुछ सोने के गहने रखे थे। मदन कुछ पल तक थैले को देखता रह गया। इतना सारा धन, जिसने भी इसे खोया होगा उसकी तो हालत खराब हो गई होगी। अगर कोई लालची आदमी इसे पाता तो शायद कभी वापस ना करता। तभी दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। कुछ लोग तेजी से जंगल की तरफ आते दिखाई दिए। उनके बीच गांव का सबसे अमीर और लालची साहूकार रघुवीर साहू भी था। ध्यान से ढूंढो, वो थैला कहीं भी गिरा हो सकता है। उसमें मेरा बहुत कीमती सामान रखा है। अगर वो नहीं मिला तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मदन तुरंत समझ गया कि थैला उसी का है। उसने थैला पीछे छुपा लिया और शांत होकर खड़ा हो गया। रघुवीर तेजी से उसके पास आया। ओ लड़के, तुम काफी देर से यहाँ काम कर रहे हो। इधर कहीं चमड़े का भारी थैला पड़ा देखा क्या? थैला कैसा था मालिक? और उसमें ऐसा क्या था कि आप इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं? उसमें बहुत कीमती सामान था। अगर वो खो गया ना तो समझो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम बस ये बताओ कि देखा है या नहीं। अगर किसी गरीब आदमी को आपका खोया हुआ सामान मिल जाए और वो ईमानदारी से वापस कर दे तो बदले में उसे क्या मिलेगा? रघुवीर कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर लालच छुपाते हुए मुस्कुराने लगा। अरे भाई, जिसने इतनी बड़ी मदद की हो उसे खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे। जो मांगेगा दूंगा, बस मेरा थैला वापस मिल जाए। देख लीजिए मालिक, बाद में बात से पलट मत जाइएगा। गरीब आदमी के पास इज्जत के अलावा और होता ही क्या है। मैं रघुवीर साहू हूँ, अपनी जुबान से कभी पीछे नहीं हटता। अगर तुम थैला ढूंढ दोगे तो 100 चांदी के सिक्के दूंगा। मदन हल्का सा मुस्कुराया और पीछे छुपाया हुआ थैला निकालकर उसके सामने रख दिया। रघुवीर की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से थैला खोला और सामान देखने लगा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। रुको, इसमें मेरी सोने की अंगूठी कहाँ गई? वो तो इसमें ही रखी थी। कौन सी अंगूठी मालिक? मुझे तो इस थैले में कोई अंगूठी दिखाई नहीं दी। बहुत मासूम बनने की कोशिश मत करो। जरूर तुमने मौका देखकर अंगूठी निकाल ली होगी। आखिर इतने गरीब आदमी को इतना सोना पहली बार दिखा होगा। आसपास खड़े नौकर भी शक भरी नजरों से मदन को देखने लगे, लेकिन मदन बिल्कुल शांत था। मालिक, अगर मेरा इरादा चोरी करने का होता तो मैं पूरा थैला लेकर जंगल से गायब हो जाता। सिर्फ एक अंगूठी चुराकर मैं खुद को खतरे में क्यों डालता? बहुत तेज बन रहे हो। चलो पंचायत में, वहीं सबके सामने सच निकलवाता हूँ। कुछ ही देर में गांव के चौक पर भीड़ जमा हो गई। हर किसी को लग रहा था कि गरीब मदन अब मुश्किल में फंस चुका है। सरपंच ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। सरपंच जी, इस लड़के को मेरा थैला मिला था, लेकिन इसने उसमें से सोने की अंगूठी निकाल ली। अब बड़ी सफाई से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। मदन, तुम क्या कहना चाहते हो? सरपंच जी, मैंने थैला ईमानदारी से लौटाया है। अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं पूरा थैला लेकर भाग जाता। मगर मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछो। मालिक कह रहे हैं कि उनके थैले में सोने की अंगूठी थी, लेकिन जिस थैले मुझे मिला उसमें कोई अंगूठी थी ही नहीं। पूरा चौक एकदम शांत हो गया। सब लोग ध्यान से मदन की तरफ देखने लगे। अब अगर इनके कहे अनुसार उनके थैले में अंगूठी थी और मुझे जो थैला मिला उसमें अंगूठी नहीं थी, तो इसका मतलब साफ है सरपंच जी, वो थैला इनका हो ही नहीं सकता। भीड़ में अचानक फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे हाँ, अगर अंगूठी थी ये बात तो हमने सोची ही तो नहीं। फिर ये उसी का थैला कैसे हुआ? रघुवीर का चेहरा उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जवाब क्या दे। रघुवीर, लालच में आकर तुम खुद अपनी बातों में फंस गए। लड़के की बात बिल्कुल सही है। भीड़ में हंसी हुई उठी। गांव वाले पहली बार किसी गरीब आदमी को साहूकार पर भारी पड़ते देख रहे थे। रघुवीर गुस्से से कांप उठा। तू बहुत बड़ा चालाक बनता है ना मदन? याद रखना, आज तू बच गया,
लेकिन मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। मालिक, गरीब आदमी के पास धन नहीं होता, लेकिन दिमाग जरूर होता है। और जब इंसान सच के साथ खड़ा हो तो बड़े से बड़ा अमीर भी हार जाता है। रघुवीर अपमानित होकर वहां से चला गया, मगर जाते जाते उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। पंचायत में हुई बेइज्जती के बाद रघुवीर साहू अंदर ही अंदर जल रहा था। पूरे गांव में लोग उसी की बातें कर रहे थे। उधर मदन अपनी छोटी सी जिंदगी में फिर से व्यस्त हो गया था। सुबह जंगल, दोपहर बाजार और शाम को अपने बूढ़े दादा की सेवा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रघुवीर उसके खिलाफ बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। एक शाम मदन बाजार में लकड़ियां बेच रहा था। तभी उसका दोस्त गोपाल दौड़ता हुआ उसके पास आया। मदन, तू यहाँ आराम से बैठा है और उधर रघुवीर तेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। वो कह रहा है कि तू बहुत बड़ा ठग है और गांव वालों का सामान गायब करता है। जिस आदमी की आदत ही झूठ बोलने की हो, उसके मुंह से सच की उम्मीद करना बेकार है। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं लगता। मुझे तो उसकी आंखें देखकर डर लग रहा था। लगता है इस बार वो कुछ बड़ा करने वाला है। मदन कुछ पल सोचता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। जितना बड़ा जाल होगा, उसे तोड़ने में उतना ही मजा आएगा। अगले ही दिन गांव में हंगामा मच गया। रघुवीर सीधे सरपंच के घर पहुंचा। सरपंच जी, मेरे घर से 500 चांदी के सिक्के चोरी हो गए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये काम उसी मदन ने किया है। क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत भी मिल जाएगा। कल रात उसे मेरे घर के आसपास घूमते देखा गया था। असल में ये पूरा झूठ था। रघुवीर ने खुद अपने सिक्के छुपा दिए थे ताकि चोरी का इल्जाम मदन पर लगा सके। कुछ ही देर में गांव के कई लोग मदन के घर पहुंच गए। मदन बाहर निकला तो सामने सरपंच और रघुवीर को देखकर समझ गया कि कोई नई चाल चली गई है। मदन, रघुवीर का कहना है कि उसके घर से चोरी हुई है और उसे तुम पर शक है। मुझ पर? मैं उसके घर जाऊंगा भी क्यों? क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए। गरीब आदमी जब ज्यादा चालाक बनता है ना, तो उसका लालच बाहर आ ही जाता है। मदन शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर नहीं था। तो अब क्या होगा सरपंच जी? गांव के नियम के अनुसार तुम्हारे घर की तलाशी ली जाएगी। भीड़ के सामने मदन का छोटा सा घर खंगाला जाने लगा। रघुवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे पूरा भरोसा था कि आज मदन बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसने पहले ही चोरी के सिक्के मदन के घर के पीछे वाली टूटी दीवार के पास छुपा दिए थे। कुछ देर बाद एक आदमी जोर से चिल्लाया, मिल गए, यहाँ सिक्कों की थैली छुपी हुई है। भीड़ में हलचल मच गई। रघुवीर नकली दुख दिखाते हुए आगे आए। देखा सरपंच जी, मैंने कहा था ना, यही चोर है। गांव वाले भी अब शक भरी नजरों से मदन को देखने लगे, लेकिन मदन फिर भी शांत था। मदन, अब क्या कहना है तुम्हारे पास? मदन धीरे धीरे सिक्कों की थैली के पास गया। उसने थैली हाथ में उठाई, ध्यान से देखी, फिर अचानक मुस्कुरा दिया। आवाज क्यों रहा है? चोरी करते पकड़े गए हो? इसलिए हंस रहा हूँ मालिक, क्योंकि आपने इस बार भी बहुत बड़ी गलती कर दी। भीड़ एकदम चुप हो गई। कैसी गलती? सरपंच जी, अगर मैंने चोरी की होती तो क्या मैं चुराए हुए सिक्के अपने ही घर के पीछे छुपाता, वो भी ऐसी जगह जहां कोई भी आसानी से ढूंढ ले। कुछ लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन रघुवीर जल्दी से बोला, चोर अक्सर यही गलती करते हैं। सही कहा आपने, लेकिन असली गलती अभी बाकी है। मदन ने थैली खोलकर उसमें से एक सिक्का निकाला। सरपंच जी, जरा इस सिक्के को ध्यान से देखिए। क्या खास है इसमें? इस पर लाल रंग का छोटा निशान बना हुआ है। रघुवीर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। गांव में सब जानते हैं कि रघुवीर साहू अपने असली सिक्कों पर कभी निशान नहीं लगाता, लेकिन जब कोई नकली कहानी बनानी हो तब पहचान के लिए ऐसे निशान लगाए जाते हैं। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे हाँ, रघुवीर तो हमेशा बिना निशान वाले सिक्के रखता है। फिर ये लाल निशान वाले सिक्के कहां से आए? रघुवीर की सांसें तेज हो गई। उसके माथे पर पसीना दिखाई देने लगा। और सबसे मजेदार बात बताऊं सरपंच जी, कल रात मैं गांव में था ही नहीं। मैं पास वाले गांव में लकड़ियां बेचने गया था।
वहाँ के आधे लोग मुझे देख चुके हैं। अब पूरा माहौल बदल चुका था। लोगों की नजरें धीरे धीरे रघुवीर की तरफ घूमने लगी। रघुवीर, कहीं ये पूरा खेल तुमने खुद तो नहीं रचा? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि आपको अपनी पंचायत वाली बेइज्जती का बदला लेना था। लेकिन बदले की आग में इंसान अक्सर सोचने की ताकत खो देता है। भीड़ में गुस्से की आवाजें उठने लगी। झूठा इल्जाम लगाता है गरीबों पर। अगर आज मदन समझदार ना होता तो बेकार में चोर साबित हो जाता। रघुवीर समझ चुका था कि इस बार भी दाव उल्टा पड़ गया। वो गुस्से और बेइज्जती में वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर मदन को देखा, जैसे अब वो मदन को सिर्फ हराना नहीं बल्कि बर्बाद करना चाहता हो। गांव के लोग अब खुलकर मदन की तारीफ करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ रघुवीर ने कुछ ऐसा सोच लिया जिससे मदन की पूरी जिंदगी तबाह हो सकती थी। एक रात रघुवीर अपने खास आदमी कालिया के साथ बैठा था। मालिक, उस लड़के की किस्मत बहुत तेज है, हर बार बच निकलता है। किस्मत नहीं, दिमाग। और ऐसे लोगों को हराने के लिए सीधा वार नहीं, सबसे खतरनाक चाल चलनी पड़ती है। तो आप क्या करेंगे? इस बार ऐसा जाल बिछाऊंगा कि पूरा गांव खुद उसे चोर और ठग समझने लगेगा। अगली सुबह गांव में खबर पहुंची कि नगर से एक बहुत बड़ा व्यापारी चंदनपुर आने वाला है। कहा जा रहा था कि उसके पास कीमती रत्न और सोना है। पूरा गांव उसे देखने के लिए उत्साहित था। उधर मदन हमेशा की तरह बाजार में फल बेच रहा था। तभी उसका दोस्त गोपाल भागता हुआ आया। मदन, नगर से कोई बड़ा व्यापारी आया है। सुना है वो यहाँ कुछ दिन रुकेगा। अच्छी बात है, बड़े लोग आते हैं तो गांव का व्यापार भी बढ़ता है। मुझे न जाने क्यों लग रहा है कि ये सब अचानक बहुत अजीब हो रहा है। मदन हल्का सा मुस्कुराया। जब रघुवीर जैसे लोग शांत दिखाई देना, तब समझ जाना चाहिए कि उनके दिमाग में जरूर कोई तूफान चल रहा है। शाम होते होते वो व्यापारी गांव पहुंच गया। उसके साथ कई नौकर थे और एक बड़ी बैलगाड़ी भी। पूरा गांव उसे देखने जमा हो गया। व्यापारी का नाम था सेठ धनराज। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुका हूँ। सुना है ये गांव काफी शांत और ईमानदार लोगों का है। रघुवीर तुरंत आ गया। बिल्कुल सेठ जी, यहाँ सब बहुत सीधे लोग हैं, बस एक लड़के को छोड़कर। कौन? मदन बड़ा चालाक और धूर्त लड़का है। मीठी बातें करके लोगों को मूर्ख बनाता है। भीड़ में कुछ लोग असहज हो गए क्योंकि अब गांव वाले मदन को अलग नजर से देखने लगे थे। लेकिन रघुवीर लगातार आग लगाने में लगा था। मैं तो बस आपको सावधान कर रहा हूँ। आपका इतना कीमती सामान है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सेठ धनराज ने हल्के से सिर हिलाया। उधर दूर खड़ा मदन ये सब चुपचाप सुन रहा था। तो ये नई चाल है। उस रात सेठ धनराज गांव के बड़े सराय में रुका। उसके कमरे के बाहर पहरा भी लगाया गया। लेकिन आधी रात को अचानक सराय में हीरो का हार। सेठ धनराज जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरा हीरो का हार, कोई मेरा हार चुरा ले गया। पूरा गांव जाग गया। कुछ ही देर में रघुवीर भी वहां पहुंच गया। हे भगवान, इतना कीमती हार चोरी हो गया। वो हार लाखों का था। रघुवीर ने तुरंत मौका पकड़ लिया। सेठ जी, मैंने पहले ही आपको चेतावनी दी थी, ये काम उसी मदन का हो सकता है। भीड़ में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग अब शक में पड़ने लगे थे। तभी सरपंच भी वहां पहुंच गए। बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाओ रघुवीर। सबूत भी मिल जाएगा सरपंच जी। ऐसे लोग चोरी के बाद ज्यादा देर शांत नहीं रहते। तभी अचानक कालिया भीड़ में से चिल्लाया, सरपंच जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मदन को सराय के पीछे देखा था। अब लोगों का शक और बढ़ गया। उसी समय दो आदमी मदन को पकड़कर वहां ले आए। क्या हुआ? इतनी रात को सब लोग यहाँ क्यों जमा हैं? बहुत मासूम मत बनो। सेठ जी का लाखों का हार चोरी हो गया है। तो उसमें मेरा क्या लेना देना? झूठ मत बोल, मैंने खुद तुम्हें सराय के पीछे घूमते देखा था। मदन कुछ पल शांत रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। अच्छा, तो कहानी पहले ही तैयार कर ली गई है। अब बच नहीं पाओगे। इस बार मामला छोटा नहीं है, लाखों की चोरी हुई है। भीड़ अब दो हिस्सों में बट चुकी थी। कुछ लोग मदन पर भरोसा कर रहे थे और
कुछ के मन में शक पैदा हो चुका था। सरपंच ने गंभीर आवाज में कहा, मदन, अगर तुम निर्दोष हो तो खुद को साबित करना पड़ेगा। मदन ने धीरे धीरे चारों तरफ देखा, फिर उसकी नजर सीधे सेठ धनराज पर जाकर रुकी और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसे अचानक कोई बहुत बड़ा राज समझ आ गया हो। सरपंच जी, मुझे लगता है यहाँ सिर्फ हार चोरी नहीं हुआ, बल्कि पूरा गांव बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सुनते ही सब लोग चौंक गए। रघुवीर की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि शायद इस बार भी मदन उसके जाल को समझ चुका है। सराय के बाहर पूरा गांव जमा था। एक तरफ सेठ धनराज गुस्से में खड़ा था, दूसरी तरफ रघुवीर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार मदन किसी भी हालत में नहीं बच पाएगा। लेकिन मदन बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखें लगातार सेठ धनराज और रघुवीर के चेहरे को पढ़ रही थीं। मदन, तुमने अभी कहा कि पूरा गांव बेवकूफ बनाया जा रहा है। साफ साफ कहना क्या चाहते हो? सरपंच जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो दिखाई दे रहा है सच उससे बिल्कुल अलग है। अब ये पहेलियां बुझाना बंद करो, सीधी बात करो। हार कहाँ छुपाया है? अगर मैंने हार चुराया होता तो सबसे पहले यहाँ खड़ा होकर खुद पर शक क्यों करवाता? क्योंकि तुम बहुत चालाक हो, पहले भी लोगों को बातों में फंसा चुके हो। मदन हल्का सा हंसा। सही कहा मालिक, लेकिन चालाक इंसान दूसरों को फंसाने से पहले उनकी गलती जरूर ढूंढता है, और इस बार गलती आपसे हुई है। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। रघुवीर पहली बार थोड़ा घबराया। कैसी गलती? सेठ जी ने कहा कि उनका हार लाखों का है। इतना कीमती हार कोई साधारण डिब्बे में नहीं रखता। लेकिन जब मैं सराय के पीछे गया था, तब मैंने वहां टूटा हुआ खाली डिब्बा पड़ा देखा। तो बात यह है सेठ जी कि वो डिब्बा बाहर से टूटा हुआ था, अंदर से नहीं। भीड़ एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। इसका मतलब साफ है सरपंच जी। अगर कोई चोर हार चुराता तो वो डिब्बा जल्दी में अंदर से तोड़ता, लेकिन वो डिब्बा बाहर से तोड़ा गया था ताकि चोरी का नाटक किया जा सके। ये सुनते ही रघुवीर का चेहरा उतरने लगा, लेकिन उसने तुरंत बात संभालने की कोशिश की। ये सब तुम्हारी बनाई कहानी है, इससे कुछ साबित नहीं होता। अभी और भी बहुत कुछ साबित होना बाकी है मालिक। मदन धीरे धीरे सेठ धनराज के पास गया। सेठ जी, एक बात बताइए, जब आपका हार चोरी हुआ तब आपके पहरेदार कहाँ थे? वो बाहर खड़े थे। अजीब बात है, इतना कीमती हार था, फिर भी किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। कोई खिड़की टूटी नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, और चोर सीधे हार लेकर गायब हो गया। भीड़ अब धीरे धीरे शक की नजरों से सेठ धनराज को देखने लगी। तभी मदन ने अचानक जोर से कहा, क्योंकि कोई चोरी हुई ही नहीं। पूरा माहौल हिल गया। क्या मतलब? मतलब ये कि ये पूरा खेल पहले से तय था। नकली व्यापारी गांव में आया, फिर रात में नकली चोरी हुई और इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया। रघुवीर गुस्से से चिल्लाया, झूठ, बिल्कुल झूठ। तो फिर मालिक, अगर ये झूठ है तो सेठ जी अपने हार का दूसरा हिस्सा दिखा दें। धनराज एकदम घबरा गया। दूसरा हिस्सा? हाँ सरपंच जी, मैंने बचपन से सुना है कि बड़े व्यापारी अपने कीमती हार को 2 हिस्सों में रखते हैं, आधा असली डिब्बे में और आधा गुप्त जगह पर, ताकि चोरी होने पर पहचान हो सके। असल में मदन सिर्फ चाल चल रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि हार का कोई दूसरा हिस्सा है या नहीं। लेकिन उसकी बात सुनते ही धनराज के चेहरे का रंग उड़ गया। मदन तुरंत समझ गया, दाल में कुछ बहुत काला है। क्या हुआ सेठ जी, आप चुप क्यों हो गए? धनराज की आवाज लड़खड़ाने लगी। मैं तभी भीड़ में खड़ा एक छोटा लड़का अचानक बोल पड़ा, मैंने इन्हें शाम को रघुवीर साहू के घर जाते देखा था। पूरा गांव एकदम शोर करने लगा। अरे, तो दोनों पहले से मिले हुए थे। मतलब ये पूरा खेल मदन को फंसाने के लिए था। रघुवीर का गुस्सा अब डर में बदल चुका था। अगले ही पल उसके सभी साथी सराय से बाहर निकल आते हैं। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर झूठ है तो सेठ जी अपनी बैलगाड़ी खुलवाने में डर क्यों रहे हैं? ये सुनते ही धनराज बुरी तरह घबरा गया। सरपंच ने तुरंत लोगों को इशारा किया, बैलगाड़ी की तलाशी ली गई और अगले ही पल एक कपड़े की गठरी के अंदर वही कीमती हार मिल गया। भीड़ गुस्से से भड़क उठी। धोखेबाज,
गरीब लड़के को फंसाने चले थे। धनराज घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब रघुवीर की योजना थी। उसने मुझे पैसे देकर ये नाटक करवाया था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। रघुवीर धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन मदन ने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं मालिक? खेल खत्म होने से पहले मैदान छोड़ना अच्छी बात नहीं। गांव वालों ने रघुवीर को पकड़ लिया। उसकी सारी अकड़ अब गायब हो चुकी थी। रघुवीर, तुमने लालच और बदले में अंधे होकर एक निर्दोष लड़के को बर्बाद करने की कोशिश की। आज से गांव में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। भीड़ में लोग मदन की तारीफ करने लगे। जिस गरीब लड़के को लोग साधारण समझते थे, आज वही पूरे गांव का सबसे समझदार इंसान बन चुका था। सच बता मदन, तुझे कैसे पता चला कि ये सब नाटक है? क्योंकि जो इंसान जरूरत से ज्यादा सीधा बनने की कोशिश करे, उसके पीछे जरूर कोई चाल छुपी होती है। उस दिन के बाद रघुवीर का नाम गांव में मजाक बन गया और मदन धीरे धीरे अपनी मेहनत और बुद्धि से गांव का सबसे सम्मानित आदमी बन गया। कहते हैं, गरीब इंसान की जेब खाली हो सकती है, लेकिन अगर उसका दिमाग तेज हो तो वो बड़े से बड़े चालबाज को घुटनों पर ला सकता है।